टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो पूरा डिस्कशन है। अब इसमें कितनी होती है उसका कैलकुलेशन करेंगे अपन यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। तो इस टॉपिक में क्या आएगा कि करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और कितनी जनरेट होती है, ठीक है। फिर आएगा इसमें एम्पियर सर्किट लॉ, जैसे वहां पे गॉस थ्योरम थी वैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ है, सोलिनॉइड है, टॉरॉइड है, ठीक है ना। और दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉन्सेप्ट बची हुई है एक्चुअल में, वो जो अपन ने पढ़ा था ना टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड है, बट वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, है ना उसको, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन अपन अगले आगे की किसी क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कोई भी बेटा करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे ना 3D डायग्राम देखेंगे और उसके बाद में साइड में उसका 2D डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। पहले 3D डायग्राम, उसके बाद अपन साइड में 2D डायग्राम से। ओके, ये कोई प्लेन अपन ने कंसीडर किया यहाँ पे और इस पे हमने एक करंट कैरिंग वायर को कंसीडर किए। सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ये एक करंट कैरिंग वायर लिए अपन ने, एक स्ट्रेट वायर अभी लिया है। दिस इज एनी करंट कैरिंग वायर आई, आई इज द करंट फ्लो इन द वायर। तो किसी एक प्लेन पे, ठीक है, किसी एक प्लेन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने जो प्लेन बनाया है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आर सर्कुलर लूप्स, और इसको भी आप राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल आप अब यहाँ पे अप्लाई करोगे ये इस तरह से, ठीक है ना। और जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मान लो करंट वायर में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी दे आर सर्कुलर क्लोज्ड लूप्स। वायर में करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें राइट हैंड में जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो क्या बन जाएगा, थंब पहले क्या बनेगा यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल में, थंब किसको शो करेगा, करंट को, एंड कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर ये क्या शो करेंगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जिस प्लेन पे मैंने ड्रॉ किया है, दीज आर द क्लोज्ड सर्कुलर लूप, दीज आर क्लोज्ड सर्कुलर लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड सर्कुलर लूप बनेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग हटाता हूँ यहाँ पर से।
देखो ये मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, नीचे कर लो, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, समझ गए ना, ये कोई करंट कैरिंग वायर मान लो पेन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा फिर, अगर आप ये प्लेन ले रहे हो, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करना है, ये राइट हैंड लेना आपको, थंब हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, और ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है आपकी, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग क्लोज्ड सर्कुलर एक प्लेन पे, उसके जस्ट ऊपर वाले प्लेन पे फिर से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहेगा, उसके नीचे वाले प्लेन पे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहेगा फील्ड का, समझ गए कि नहीं। और वैसे भी जो फील्ड लाइन की कॉन्सेप्ट होती है वो इमेजिनरी है, ऐसा मतलब आप स्पेस में देखोगे कि मैग्नेट के चारों तरफ कोई फील्ड नहीं दिखेगी, लेकिन इमेजिनरी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन जब आप कर्व ड्रॉ करते हो तो दीस आर द इमेजिनरी कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो रियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉपी पे जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो इमेजिनरी है। क्लियर हो गया। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप कॉपी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हो तो वो इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, क्लोज्ड सर्कुलर लूप, हर एक लूप क्लोज्ड है, फिर दूसरी लूप, फिर तीसरी लूप, एक प्लेन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, आप ऐसा इमेजिन करो, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन बन जाएंगे अगर स्ट्रेट वायर है तो, समझ गए या नहीं। तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है करंट कैरिंग वायर के बाहर वो जीरो होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं है, वहां पे प्रोटॉन्स भी हैं, फिर उनका रैंडम मोशन होता है। तो अगर न्यूट्रल कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो बाहर स्पेस में किसी भी पॉइंट पे सभी जगह पे नेट वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सिर्फ क्या बचती है, मैग्नेटिक फील्ड बचती है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रहती है, दे आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड सर्कुलर लूप। समझ गए, समझ गए कि नहीं, क्लोज सर्कुलर लूप कैसे बन रही है, अरे भाई समझ गए, डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, समझ गए क्लोज सर्कुलर लूप कैसे बनी। तो अभी एक प्लेन मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ऐसे कितने प्लेन आएंगे वायर के ऊपर, फिर से और एक और प्लेन, उसके ऊपर एक और प्लेन, उसके ऊपर एक और प्लेन, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लूप ड्रॉ किया है, ऐसे इनफाइनाइट लूप रहेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है ना। एक लूप दूसरे लूप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिफरेंस क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर लूप, जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो बट क्लोज्ड लूप। तो अगर स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पर जो लूप बनती है वो कैसी होती है, क्लोज सर्कुलर लूप होती है। आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, एक टेबल घर में भी ट्राई कर सकते हो इसको कि यार क्लोज सर्कुलर लूप कैसे बनती है ना। अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल मतलब समझ गए, अगर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कॉम्पास है, जैसे मोबाइल पे भी होता है मैग्नेटिक कॉम्पास है ना, ऐप वगैरह होती है, आप उसमें देख सकते हो ऐप में। और फिर क्या करो, आप टेबल पे, टेबल है या कॉपी ले लो, उसमें से बीच में से एक छेद कर दो और फिर ऐसा वायर लगा दो, स्ट्रेट वायर, ठीक है, और फिर सेल से करंट दे दो। उसके बाद टेबल में जो मैग्नेटिक कॉम्पास है उसको रख रख के पॉइंट लोकेट करते जाओ। वो देखना जो मैग्नेटिक कॉम्पास है ना वो पूरा सर्कुलर शेप में घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, सर्कुलर शेप में घूमता हुआ दिखाई देगा। और अगर करंट हटा दोगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पूरा सर्कुलर फॉर्म पे घूमते हुए दिखाई देगा, मतलब आप जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाते जाओगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा ये सर्कुलर ऐसा बढ़ते जा रहा है। समझ गए मैंने कैसे बताया यहाँ पे, समझ गए कि नहीं, हाँ सर। सर्कुलर शेप में कैसे घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। ठीक है, तो इसका ना अभी अपन ये वाला व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा आएगा, ये तो 3D व्यू था, 2D व्यू अपन लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द 3D व्यू।
अगर 2D व्यू आप लेते हो तो 2D व्यू के लिए मैंने करंट को परपेंडिकुलर आउटवर्ड ले लिया बेटा। करंट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेज, ये करंट ले लिया अपन ने, करंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा पेज पे। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ये इस तरह की सर्कुलर लूप्स बनेंगे। फिर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये नया लेसन है क्या? नहीं, उसी का आगे का कंटिन्यू है, लेकिन ये टॉपिक अलग हो जाता है। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, ये सर्कुलर लूप ऐसी बनेगी। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे राइट साइड पे, दैट इज 2D डायग्राम। लेफ्ट साइड पे 3D डायग्राम, ये 2D डायग्राम है। करंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये साइड में जो बनाए अपन ने सर्कुलर लूप्स, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल रख के बताओ। Yes, it is anti-clockwise. So the direction of magnetic field is anti-clockwise. समझ गए? समझ गए कि नहीं? और वायर से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगी। वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, वायर से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है? ये जो पोर्शन अपन ने डिस्कस किए, पहले पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कहीं? हेलो, ये पढ़े हो पहले 10th स्टैंडर्ड में? याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो? याद आया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट याद आया? हाँ सर। हाँ, तो ये पूरा वही हाँ, 10th स्टैंडर्ड वाला पोर्शन, ये तो इतना। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगी कि वायर के चारों तरफ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, ठीक है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी, अमाउंट कितना है? जैसे चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, ये कैलकुलेशन के लिए फिर आपको फॉर्मुलेशन में जाना पड़ता है, लॉ पे जाना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे आएगा। ये समझ गया पूरा बेटा? कोई डाउट है? अगर मान लो आपने प्लेन पे वायर रखा, प्लेन पे, तीसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये 2 डायग्राम हो गए आपके, दिस इज फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, आपके ये 2 डायग्राम हो गए। अगर आप प्लेन पे वायर रखते हो, प्लेन पे मतलब कॉपी पे आप वायर रख दो सीधा सीधा, थर्ड डायग्राम आ रहा है अपन। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास को कौन शेयर करेगा वो भी बता देता हूँ मैं। यस बडोले, ठीक है, यस बडोले। यस सर। हाँ, और श्रुतिका बंसोड़, श्रुतिका। यस सर, यस। देन अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज पे पेज नंबर 2। देखो अभी थर्ड डायग्राम हो गया। अगर आप कॉपी पे एक करंट कैरिंग वायर को सीधा सीधा रख देते हो, जैसे ये रखे, ठीक है, तो इस वायर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो फील्ड बनाओगे वो कैसी बनाओगे? ये करंट हो गया, यहाँ पे आई, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट में और राइट में ये कैसे बनाओगे फील्ड लाइन आप? ये भी कौन सा डायग्राम है? 2D डायग्राम है कि 3D डायग्राम? ये भी 2D डायग्राम बनेगा, 3D पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर लूप यहाँ पर भी आएंगी। तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड जाते हुए दिखेंगे। हाँ, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते हुए दिखेगी। लेफ्ट साइड में फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड आने वाली रहेंगी। हाँ, मतलब कागज के प्लेन पे, कागज के प्लेन पे, पेपर के प्लेन पे जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाली रहेंगी, और प्लेन पे राइट साइड पे परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेंगी। ठीक है, ये भी क्लोज्ड सर्कुलर लूप है। क्लोज्ड सर्कुलर लूप मतलब समझ गए कैसे?
क्लोज सर्कुलर लूप। देखो ये जैसे आपका कॉपी का जो प्लेन हो गया वो ऐसा हो गया है ना, ये देखो ऐसा, या फिर ये प्लेन हो गया ना कॉपी का आपका, और आपने वायर ऐसा रख दिए, ये जैसे ये ऊपर की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है, आपने ऐसा रख दिया यहाँ पे, ये ऐसा, तो ये राइट हैंड थंब ऐसा लगाना अपने को ऐसा, तो इस साइड पे फील्ड लाइन अंदर जाने वाली रहेंगी, और जब ये पूरा आप ऐसा मोड़ के देख रहे हो तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो कैसी रहेंगी, बाहर आने वाली रहेंगी, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी सर्कुलर लूप बन रही है, लेकिन जो सर्कुलर लूप का प्लेन है वो ये वाला प्लेन है। तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाते हो तो फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे अंदर जाके फिर पीछे से ऐसा घूम के फिर ऐसे बन रही है, और आप उसका कौन सा व्यू देख रहे हो, प्लेनर व्यू देख रहे हो या फिर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हेलो, हाँ सर। समझ गए इसको कि कोई डाउट है? तो इसमें एक और डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है, प्लेन वाला डायग्राम। ये तो ये डायग्राम हो गया आपका 3rd नंबर का, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया बेटा, मैं दोबारा इस डायग्राम को बना रहा हूँ, 3rd वाले डायग्राम को। ये जैसे करंट कैरिंग वायर आपने ले लिया एंड करंट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर, पेपर के प्लेन पे ऊपर की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है, राइट हैंड थंब रूल लगा लो आप, और लेफ्ट साइड पे कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन पे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड और राइट साइड पे परपेंडिकुलर, सॉरी लेफ्ट साइड पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट साइड पे परपेंडिकुलर इनवर्ड। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे होता तो, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे होता तो ये एक और, ये 3D प्लेन पे अपन बनाते हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो वायर है करंट कैरिंग वायर, उसको प्लेन पर ही रख देता हूँ, जैसे ये रख दिया आपने प्लेन पे, ये प्लेन पे रख दिए, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। अब इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी बनेंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप से बनेंगी, दे आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप, बट जो डायरेक्शन है थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड वाली रहेंगी और इस साइड पे आउटवर्ड वाली रहेंगी, ठीक है ना। मतलब अगर आप एक आध डायग्राम बनाएं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का तो वो ऐसा कुछ बनेगा। मतलब ये पूरा नहीं दिखेगा यहाँ पे, समझ गए? या फिर ये ऐसा, अभी समझ गए ना कैसे डायग्राम है ये मैग्नेटिक फील्ड के? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गए डायग्राम को? हेलो, डायग्राम समझ गए या नहीं? हाँ, डायग्राम समझ गए या नहीं? ओके, तो ये इधर पे क्लोज लूप यहाँ भी है, लेकिन आप प्लेन पे अगर देख रहे हो तो प्लेन पे तो आपको क्या दिखेगा, या तो अंदर जाते हुए दिखेगा या बाहर आते हुए दिखेगा। बाकी ये पूरा डायग्राम कैसा आपका 3D डायग्राम, ठीक है ना। तो 3rd नंबर का जो डायग्राम बना है उसमें भी क्लोज सर्कुलर लूप है, यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आर क्लोज्ड सर्कुलर लूप, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलर लूप, क्लोज्ड सर्कुलर लूप है बेटा। ये मैं एक आध लूप बना देता हूँ जिससे आपको, जैसे ये क्लोज सर्कुलर लूप है, ऐसे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये इस तरह से दिखेंगे। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो,
समझ गया पूरा डायग्राम? समझ गया चारों कैसे बनाए अपन ने मैग्नेटिक फील्ड? समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ भाई। हेलो। हाँ, तो अब आगे अपन एक्चुअल में जब हमको कैलकुलेशन करना है करंट कैरिंग वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनती है, तो जो थर्ड वाला डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, थर्ड वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम था ये पूरा 3D व्यू बना दिया अपन ने, किस तरह से होती है वो देखने के लिए। सेकंड वाला डायग्राम उसी का 2D व्यू हो गया पूरा, इसमें करंट कैरिंग वायर या करंट कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है ना पेपर पे। थर्ड वाले डायग्राम पे आपने करंट कैरिंग वायर को पेपर पे रख दिया, तो पेपर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पेपर के ऊपर जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेपर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिख रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, पेपर के नीचे भी नहीं दिख रही, बट एक्चुअली दे आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड लूप। जैसे लेफ्ट साइड में जो डॉट बना जिसमें मैंने एन सर्कल किया है, और राइट साइड में जो डॉट है जिसको मैंने एन सर्कल किया क्रॉस बना के, वहां से आप एक लाइन निकालोगे, सर्कुलर फॉर्म पे ले जाओगे, फिर अंदर से घुमाते हुए लेके आओगे। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ, तो अगले पेज पे आते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, और इसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, मतलब थ्योरी आएगी। जैसे कूलम्स लॉ था ना, दो चार्ज के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा, तो वैसे ही करंट कैरिंग वायर के कारण किसी जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका कैलकुलेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू है। तो ये है बायोट-सैवार्ट लॉ। फिर अगले पेज पे आएंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पेज नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। योजित ने लिखा सर्कुलर क्यों होती है? अरे स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर होती योजित, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, समझ गए योजित? बस क्लोज लूप होती है योजित। योजित हाँ सर, तो सर्कुलर सर्कुलर क्यों होती है वो? क्लोज लूप होती है, सर्कुलर नहीं होती। ठीक है, कैसी होती है? क्लोज लूप होती है। हेलो, हाँ सर। हाँ, सर्कुलर नहीं, जरूरी नहीं सर्कुलर हो। मतलब स्ट्रेट वायर है तो कुछ पोर्शन तक आपको कैसी दिखेंगी? सर्कुलर दिखेंगी, लेकिन अगर आप बहुत दूर चले गए तो वहां पे उनका डायरेक्शन एकदम सर्कुलर नहीं दिखेगा, कुछ और हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेट वायर है, वायर के बिल्कुल पास में जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो सर्कुलर रहेंगी, लेकिन बहुत दूर से अगर आप देखोगे, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, तो वो एकदम सर्कुलर नहीं दिखेंगे, वहां पे कुछ और इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, क्लोज लूप होती है, ये पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज सर्कुलर लूप, ये पर्टिकुलरली इसी केस के लिए मैंने लिखा है। तो क्लोज लूप अकेला मैं लिख दूं ज्यादा बढ़िया, आप कंफ्यूज नहीं होगे। बट अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के पास में जो लूप रहेंगी वो कैसी रहेंगी, उनका शेप कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा। समझ गए योजित? हेलो, हाँ योजित सर, समझ गए? वो ऐसा क्यों होगा? हाँ, इसका एंड कहाँ पे होता है और ओरिजिन कहाँ पे होता है ये नहीं पता। उसका रीजन है, अगर आप जैसे मैग्नेट के बारे में देखोगे तो उसमें हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है कि नहीं आता? नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा आता है ना। आप मैग्नेट के हाँ कितने भी सर। टुकड़े करते जाओ, हाँ हमेशा क्या बनेंगे? नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे। तो सिंगल चार्ज का ऐसा एग्जिस्टेंस है, लेकिन सिंगल पोल मैग्नेटिक पोल का ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं आप। दूसरा, अगर आप कहीं पे इसको ब्रेक करते हो, अगर मान लो आपने क्लोज लूप को कहीं पे ब्रेक कर दिया, क्लोज लूप, अब मैं सर्कुलर भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया? अचानक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई क्या वहां पे? अचानक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई क्या? जैसे देखो ये वायर मान लो, ध्यान देना, अब मैं सर्कुलर भी नहीं ले रहा हूँ, कोई भी शेप ले लिया, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, यहाँ पे क्लोज लूप बन रही है, ठीक है ना? समझ गए? ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसके चारों तरफ कोई एक लूप ले लो, ये कोई एक लूप अपन ने लिया, मैं बोल रहा हूँ क्लोज लूप है।
फॉर एग्जाम्पल अपन ने अज्यूम किया कि क्लोज लूप नहीं है, मान लो क्लोज लूप नहीं है, तो यहां से लूप चालू हुई और यहां तक आई और यहाँ पे बीच में नहीं, तो ऐसा होगा क्या कि ये जो करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे तो फील्ड जनरेट कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या बेटा? ऐसा हो सकता है क्या कि ये वायर है यहाँ पे तो फील्ड बना रहा है लेकिन यहाँ पे ना बनाए, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए कैसी लूप बनती है? क्लोज्ड लूप बनती है। अभी समझा या नहीं? तो इस केस में अगर ये वायर है तो यहाँ भी फील्ड बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, हर जगह पे फील्ड क्रिएट करेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ बना देगा उसके बाद नहीं बनाएगा, फिर उसके बाद बनाएगा फिर नहीं बनाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो कंटिन्यूअसली बनाते जाएगा ना फील्ड, सब डायरेक्शन पे बनाएगा ये। अभी क्लियर हुआ है कि नहीं योजित? हाँ सर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अपन अभी वायोट सेवर्ट लॉ पे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो समझना अपने को। तो पेज नंबर 3 ध्यान से समझना अभी इसको, पेज नंबर 3 नेक्स्ट हेडिंग है वायोट सेवर्ट लॉ। अच्छा, ये जो डिस्कवरीज होती ना ये एक्सीडेंटली होती, पता है कि नहीं? कोई एक इंजीनियर पावर प्लांट में काम कर रहा था पहले, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये नहीं पता था कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। पहले जो मैग्नेटिज्म का रीजन था कि भाई मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, पता है कि नहीं? ये पहले नहीं था ऐसी कहानी। कोई एक इंजीनियर पावर प्लांट में काम करता था जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, एक्सीडेंटली किसी एक आध दिन उसने मैग्नेटिक कॉम्पास लेके गया होगा और एक्सीडेंटली उसने ये सब चीजें डिस्कवर किया कि अरे ये तो करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, लाइट चली गई है, पावर कट हो गया, फिर उसका डिफ्लेक्शन बंद हो गया या कुछ और डिफ्लेक्शन आ रहा है। उसके बाद उसने उसमें वर्किंग किया है, बात समझा कि नहीं? तो ये जो डिस्कवरी हुई थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, ये एक्सीडेंटली हुई थी। ये तो पहले से रहा होगा भाई, अगर करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन किसी ने इसको जब डिस्कवर किया तो वो एक्सीडेंटली पार्ट था, मतलब उसके लिए ऐसे कुछ रिसर्च नहीं किए, ऐसा एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई और उसके बाद उसकी थ्योरी लिखी गई कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो किसी ने इसको डिस्कवर किया और वायोट सेवर्ट ने इसकी वैल्यू बताया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे मैं एक करंट कैरिंग वायर ले रहा हूँ, जैसे ये कोई भी शेप का अपन ने करंट कैरिंग वायर ले लिए, आई, समझ गए ना? अब जो साइंस होती है ना वो एक दूसरे से लिंक रहती है। तो लिंक कैसे रहती? मान लो मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया बेटा, ये कोई चार्ज रखे, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय के क्यू डिवाइडेड बाय, क्या लिखते हो आप? आर स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ या ना? कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। तो उनने भी कुछ लॉजिक ऐसा लगाया होगा उस टाइम पे वायोट सेवर्ट ने कि यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किए उनने। करंट एलिमेंट क्यों लेना पड़ा? क्यों? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, मान लो यहाँ पे आपने करंट एलिमेंट लिया और इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? ये एंगल सपोज थीटा डिग्री का है, ये r डिस्टेंस पे आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो बाय राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हियर परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है। तो इनने वायोट सेवर्ट ने क्या बताया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि आईडीएल लिया आपने, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी दिस इज प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, also it is proportional to
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये फैक्टर पे इसकी डिपेंडेंसी आ रही है। और जब आप इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, यही बायोट-सैवर्ट लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जब बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, मैग्नेटिज्म वाला कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट के लिख दिए अपन ने, आई डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया यहाँ पे इसका। तो करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीवी है, ठीक है। और इसके बाद में अब मैं कांस्टेंट के बारे में बता दूं, जो कांस्टेंट के लगाया मैंने यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम पे और एयर पे, एसआई सिस्टम और एयर पे, ठीक है, इस कांस्टेंट के की वैल्यू 10 टू द पावर -7, ठीक है, 10 टू द पावर -7 होती है ये एसआई सिस्टम एंड इस पे एयर मीडियम पे। और यूनिट क्या आएगी इसकी, टेस्ला। डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, लेकिन डीएल से 1 मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। एक्चुअल में ये जो कांस्टेंट के है एसआई सिस्टम पे और एयर पे, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। एंड व्हाट इज म्यू नॉट हियर, यहाँ पे जो कांस्टेंट अपन लिख रहे थे एसआई सिस्टम पे और एयर पे, ये कांस्टेंट होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो म्यू नॉट है यहाँ पर का, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। ये जो म्यू नॉट आया ना, दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब आप एयर भी ले सकते हो, इसमें वैक्यूम भी ले सकते हो। मतलब जो रोल वहां पे परमिटिविटी का था वही रोल यहाँ पे किसका है, परमिएबिलिटी का है। वहां पर भी 4 पाई आया, यहाँ पर भी 4 पाई आया, ध्यान रखना। इसके पीछे लॉजिक है, आगे जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो यही कांस्टेंट क्यों लिए, उसके पीछे भी रीजन होता है, इनकी वैल्यू इतनी क्यों लिखे, उसके पीछे भी कुछ रीजन रहता है, ठीक है ना। तो बायोट-सैवर्ट लॉ आ गया और ये स्केलर फॉर्म हो गया यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ का। तो स्केलर फॉर्म पे बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वैल्यू आई डीवी, दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप इसको याद रखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कहाँ पे, पी पॉइंट पे। किसके कारण है, डीएल करंट एलिमेंट के कारण। और अगर पूरे वायर के लिए निकालना तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे भाई समझ गए। दोनों में सिमिलैरिटी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। करंट कैरिंग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के कारण वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, आईडीएल। एक एडिशनल टर्म आ गया साइन थीटा, डायरेक्शन बताने के लिए आया है वहां पे, है ना, सर्कुलर लूप बनती है। आर स्क्वायर दोनों में है, वहां पे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो सिमिलैरिटी है दोनों पे। समझ गए या नहीं, हेलो, अरे भाई समझ गए इसको या डाउट है, समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। ये लॉ समझ गए, हेलो, बायोट-सैवर्ट लॉ समझ गए कि नहीं बेटा, समझ गया सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ गए इतना कि कोई डाउट है, समझ गए ना, हेलो, समझ गए कि नहीं कि कोई डाउट है। समझ गया सर। हाँ, अगले पेज पे आ रहा है एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इस पे बेसिस उसके बाद वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे अपन, हाँ, फिर आगे की कहानी। इस ये जो कॉन्सेप्ट बताया इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं तो और आपकी समझ डेवलप होगी। पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन, ठीक है।
पेज नंबर 4 पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, इसमें एक मैंने करंट कैरिंग वायर लिया एंड द लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लार्ज। एक स्ट्रेट वायर लिया आपने और इसमें करंट फ्लो हो रहा I इज इक्वल्स टू सपोज 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब आपकी जो केबल लाइन है ना, केबल लाइन समझ गए, घरों पे जो पावर सप्लाई होती है उसकी केबल लाइन हो गई एक प्रकार से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है केबल लाइन। तो वायर के ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस पे, वायर के ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस में मैं ले रहा हूं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं अपन यहाँ पर से, वायर के ऊपर और वायर के नीचे जस्ट। ठीक है, यहाँ पे करंट एलिमेंट हम ले लें छोटा सा, ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आपने। द लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लार्ज। यहाँ पे अगर आप IDL लेते हो, DL को कंसीडर कर लो बेटा आप 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए ना, आपने DL को कितना कंसीडर कर लिया, 0.1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया। और जो एंगल बन रहा है ऊपर और जस्ट नीचे वायर के, ठीक है, वायर के जस्ट ऊपर और नीचे, मतलब नॉर्थ साउथ नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है। दिस इज द वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है यहाँ पे, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब अब बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, वायर के नीचे 2 मीटर डिस्टेंस पे और वायर के ऊपर 2 मीटर डिस्टेंस पे दो पॉइंट आपने लिए, एक P और एक Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये दोनों बताना है। समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए बेटा कि कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ गए, डाउट है? तो आपको सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना दोनों के कारण। तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या करोगे, R स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू -10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इंटू करंट की वैल्यू 10 एम्पियर और DL की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको 100 से और अगेन देयर इज अ साइन 90 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2 मीटर का होल स्क्वायर। अरे भाई समझ गए कि नहीं? तो ऊपर भी 2 बार मीटर मीटर हो गया, नीचे मीटर स्क्वायर से कैंसिल, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, एंड द फाइनल आंसर विल बी कितना आएगा? अभी फाइनल आंसर, डेसिमल भी हटा दिए आपने, 10 टू द पावर ये बच रहा है -9 और 1 हो गया उधर पे, डिवाइडेड बाय हो गया 4, ओके, टेस्ला। तो आप इसको लिख सकते हो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -10 टेस्ला लिख सकते हो। ठीक है, अभी डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन कैसा आएगा ये कैलकुलेशन कर लो, मतलब बहुत आसान है। मैंने जो सेंटीमीटर है ना DL, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है। P और Q पे अभी आपको बताना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, समझ गया राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना? ये वायर ऐसा गया है, आप इमेजिन कर लो, ये ऐसा, तो ऊपर यहाँ पे और नीचे जस्ट यहाँ पे। तो Q पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट वाली दिखेगी आपको, मतलब ऐसा लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है, पेज पे। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाली लगेगी, इनवर्ड। सो व्हाट इज द डायरेक्शन? एक वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, एक वेस्ट से ईस्ट दिख रहा है। तो P पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, ऐसे Q पॉइंट पे मैग्नेटिक क्या, साउथ से नॉर्थ, कहाँ पे? थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। इसके लिए क्या करना बेटा आपको, इसके लिए क्या करो, आप पेन होल्ड करो अपने हाथ पे, कर लिए? कंफ्यूज मत हो ना। अभी क्या दिक्कत होती ना, आप कैसे बैठे हो, पता चल रहा नॉर्थ साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हो कि ईस्ट वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठे हो। मैं जैसे बैठा हूं, मैं तो नॉर्थ की तरफ
मेरा फेस है, बैक मेरा साउथ की तरफ है, और ये मैंने पेन होल्ड कर लिया यहाँ पे। अब इधर पे करंट जा रहा, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मेरे लिए करंट जा रहा है यहाँ पे, मतलब हो सकता है तुमको उल्टा दिखाई दे, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन आप पेन होल्ड करो, करंट को वेस्ट से ईस्ट की तरफ लो, तो जो वर्टिकल लाइन आएगी, विच इज द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है, ये वर्टिकल ये हो गया। तो नॉर्थ साउथ कैसा बनेगा आपका, आपके नॉर्थ साउथ ऐसे आएंगे, समझ गए ना। तो ये राइट हैंड थंब रूल जब आप लगा रहे हैं तो ऊपर जो करंट आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब मेरे फेस की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, और जबकि नीचे जो करंट है वो ऐसा अंदर जा रहा है, तो वो साउथ से बेटा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो आप पेन को होल्ड करके डायरेक्शन को प्रॉपर लिखो, ये नीचे का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, और क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देख लो एक बार और अच्छे से, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, समझ गए या नहीं डायरेक्शन की, कोई डाउट है अभी भी? समझ गया सर। सभी पेन को होल्ड करके देख लो, चेक कर लो एक बार, वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कैलकुलेशन में अगर कोई स्टेप नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरी मेथड से करो, बट फाइनल आंसर ये आना चाहिए, अल्टीमेटली ये है, ठीक है ना। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्शन समझा या नहीं समझा? हेलो, डायरेक्शन समझा या नहीं? हेलो, डायरेक्शन समझा कि नहीं बेटा? हाँ हाँ हाँ, समझ गया डायरेक्शन, हाँ या ना? यस सर। पेन को होल्ड कर लो फिर से, कोई एक करो मेरे साथ में, मैं बताते जाता हूँ, गाइड करते जाता हूँ तुम लोगों को, कोई एक करो, कौन करेगा? कौन कर रहा भाई, जल्दी से। अरे इतने बच्चे हो, 70 बच्चे बैठते हो, उसमें से एक भी नहीं हैंड रेस कर रहा, कौन कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, यहाँ से गाइड कर रहा हूँ कैसे करना डायरेक्शन के लिए, सीख जाओगे, बहुत आसान है। कौन कर रहा है जल्दी बताओ भाई, अपने से बताओ ना। हेलो, कौन कर रहा है? कोई नहीं, सभी समझ गए क्या डायरेक्शन? सभी बच्चे समझ गए कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस पे? हेलो, अरे समझ गए या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? समझ गए सर। नहीं है पक्का? पक्का नहीं है ना? मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ अभी, तो अब तुम लोगों को निकालना, ध्यान रखो अभी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी तरह का, पेज नंबर 5, पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिए? ले लिए ना? पेज नंबर 5, देखो फिर से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अगेन देयर इज अ स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और करंट की वैल्यू है यहाँ पर 10 एम्पियर, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ है। और फिर वर्टिकल लाइन आप ले लो यहाँ पे, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, ये एक वर्टिकल लाइन दी है, ठीक है ना। और इस वर्टिकल लाइन पे एक करंट एलिमेंट आप रख दिए छोटा सा, मतलब करंट एलिमेंट आपने इमेजिन कर लिए, ये करंट एलिमेंट DL इज 0.1 सेंटीमीटर। फिर से 2 पॉइंट हो गए आपके P और Q, Q पॉइंट ऊपर है, P पॉइंट नीचे है, एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है। अभी ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन कैसे बनेंगे? ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन कैसे बनेंगे? यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन, वेस्ट नीचे, ईस्ट ऊपर आएगा और वेस्ट नीचे आएगा क्या? हाँ हाँ?
कैसे Yes, sir. अब इस और उसको फेस करेंगे तो वैसा ही आएगा। आप जहां पे बैठे हो ना वहीं पर से इमेजिन करना पड़ेगा। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और डायरेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगा, ये भी ओके है। यहाँ पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगा, ईस्ट टू ये भी वेस्ट ओके आएगा। है। क्या बेटा? पी पे किधर रहेगा? बाकी आपका कैलकुलेशन वही है पुराना, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट West to अपॉन east. 4। कहाँ पे, नीचे या ऊपर? People. पी नीचे पे, मतलब पी पे, नीचे। Yes, sir. पी पे किधर आएगा? West to आई east. to डी east. साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दोगे 10 टू द पावर -7, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम पे 10 इंटू 0.1 अपॉन 100 और फिर साइन 90, ठीक है, साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब 2 मीटर का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज इन टेस्ला। हाँ, पी पे किधर रहेगा? वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, कोई डायरेक्शन पॉसिबल। West to east. वेस्ट टू ईस्ट। करंट कैसा फ्लो हो रहा है? करंट है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा करंट अभी, है ना? मतलब ये पेज पे आप ऐसा बनाओगे ना, ये इधर पे हो गया, मैं जैसे बैठा ना, मैं मेरे लिए नॉर्थ मेरी फेस की तरफ है, बैक हो गया पीछे साउथ। करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ। तो अब आप राइट हैंड थंब रूल जब लगाओगे तो ये लेना आपको राइट हैंड थंब रूल, ये थंब का डायरेक्शन करंट आएगा, फिर उंगलियों को मोड़ोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसी बन के आएंगी, ऐसी, ये इस तरह से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अप डायरेक्शन यहाँ पे वर्टिकल अप ऊपर और वर्टिकल डाउन यहाँ पे। तो ऊपर वाले डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये ऐसी एंटर कर रही है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और नीचे जो डायरेक्शन आ रहा है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो आप इसको करके देखो, मैंने भी बताया, और दोबारा करके देखो डायरेक्शन। यहाँ पे कौन सा, पी पे किधर है डायरेक्शन? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, करके देख लो एक बार खुद से भी। और ऊपर क्यू पे कैसा है? फ्रॉम टू वेस्ट। वेस्ट। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? डीवी का मतलब क्या है यहाँ पे? डीवी का मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण? आइडियल करंट एलिमेंट के कारण। और अगर पूरे स्ट्रेट वायर के कारण देखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्यू पॉइंट पे ऐसे छोटे छोटे डीएल बहुत सारे बनेंगे, और सबको लेके क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्टेंट बनेगा। बात समझा? तो वो जो पोर्शन है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, अभी नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी यहाँ तक कॉन्सेप्ट पे? बायोट-सैवर्ट लॉ का बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, बायोट-सैवर्ट लॉ का बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? समझा